Hello everyone. In this video lecture we are going to solve CBSE sample paper theory class plus 2 physics session 2022 and 23. Maximum marks 70 marks and time allowed is 3 hours. General instruction. There are 35 questions in all. All questions are compulsory. This question paper has 5 sections A, B, C, D and E. All sections are compulsory. Section A contains 18 MCQ of 1 marks each. Section B contains 7 questions of 2 marks each. Section C contains 5 questions of 3 marks each. Section D contains 3 long questions of 5 marks each, and section E contains 2 case study based questions of 4 marks each. There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in section B, C, D and E. You have to attempt only one of the choices in each question. Use the calculator is not allowed. हमारे पास क्वेश्चन पेपर में 35 क्वेश्चन होंगे और 5 सेक्शन होंगे A, B, C, D एंड E. सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के. सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के. सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के. सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन होंगे जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स ईच. और सेक्शन ई में 2 केस स्टडी क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के. हमारे पास ओवरऑल चॉइस कोई नहीं होगी, बट इंटरनल चॉइस हमें प्रोवाइड की जाएगी बी, सी, डी और ई सेक्शन में, और हमें उसमें से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा ऑफ द चॉइसेस इन सच क्वेश्चंस. और जो कैलकुलेटर है वो आपके पास अलाउड नहीं होगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक सेक्शन ए. क्वेश्चन नंबर 1. अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर. इस क्वेश्चन में हमारे पास ये 4 रिलेशन गिवन है, और अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा वो हमने फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो Q1 और Q2 दो चार्जेस गिवन है. Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 के ऊपर, और दोनों फोर्सेस जो वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं. सो ये पॉसिबल कब है? अगर हमारे पास Q1 चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो और Q2 नेगेटिव, या फिर Q1 नेगेटिव और Q2 पॉजिटिव, then there is a force of attraction between these two charges. So इस तरह से हमारे पास इन दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास ऑलवेज लेस देन 0 होगा. सो मैथमेटिकली भी आप देख सकते हो, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू मान लेते हैं प्लस Q चार्ज हो, इसकी 5 माइक्रोकूलम ले ली प्लस, और यहाँ पे मैंने ले ली -3 माइक्रोकूलम. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 माइक्रोकूलम बन जाएगा विच इज लेस देन 0. सो हियर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इज v. देन द पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन द इट्स इक्वेटोरियल लाइन विल बी. क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और कितनी डिस्टेंस के ऊपर? r डिस्टेंस के ऊपर. फ्रॉम इट्स सेंटर इज v. देन एट द सेम डिस्टेंस ऑन द इक्वेटोरियल लाइंस व्हाट इज द पोटेंशियल. यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं. मान लो ये प्लस चार्ज है और दिस इज माइनस. सो इक्वेटोरियल लाइन जो होती है वो हमारे पास इट इज परपेंडिकुलर लाइंस विच इज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल, दैट इज नोन एज द इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हम पॉइंट ले लेते हैं. यहाँ पे मैंने ये ले लिया P, और कितनी डिस्टेंस के ऊपर है ये हमारे पास? इट इज अ r डिस्टेंस. सो यहाँ पे जो पोटेंशियल निकालेंगे हम पहले प्लस Q चार्ज के द्वारा. मान लो आपके पास ये प्लस Q है, दिस इज माइनस Q. तो इसके द्वारा जो पोटेंशियल होगा P पॉइंट के ऊपर प्लस चार्ज के द्वारा वो प्लस V होगा, और जो माइनस Q चार्ज है उसके द्वारा जो पोटेंशियल यहाँ पे बनेगा -V. सो हमारे पास जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू प्लस V माइनस V, दैट इज 0. सो हमारे पास आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन 0. क्वेश्चन नंबर 3.
द टेम्परेचर T डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल A एंड B is represented by figure 1 and figure 2 respectively. Identify material A and material B. जो हमारे पास टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में ग्राफ है, फर्स्ट फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्राफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है सेकंड के केस में। तो हमने फाइंड आउट करना है कि ए के केस में कौन सा मटेरियल होगा और बी के केस में कौन सा मटेरियल होगा। सो हम जानते हैं जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर के केस में जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसकी रेजिस्टिविटी जो डिक्रीज करती है। तो हमारे पास जो ये फर्स्ट ए वाला मटेरियल जो होगा वो सेमीकंडक्टर होगा और सेकंड वाला जो है हमारे पास ये एक मेटल होगी। मेटल के केस में क्या होता है कि जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट वन में लिखा हुआ मटेरियल ए इज कॉपर। तो मटेरियल ए जो है वो सेमीकंडक्टर है, कॉपर एक मेटल है नॉट अ सेमीकंडक्टर। और यहाँ पे बी मटेरियल मेटल चाहिए तो यहाँ पे जर्मेनियम में दिया है तो हमारे पास ये होता है एक सेमीकंडक्टर। सो सेकंड ऑप्शन है मटेरियल ए इज जर्मेनियम दैट इज सेमीकंडक्टर, यस। और मटेरियल बी जो है कॉपर एक मेटल है। सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सेकंड ऑप्शन जो होगी वो करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टू कंसेंट्रिक एंड कोप्लानर सर्कुलर लूप P and Q have their radii in the ratio of 2:3. Loop Q carries a current of 9 ampere in the anticlockwise direction. For the magnetic field to be zero at the common center, loop P must carry. बस इस क्वेश्चन में दो कंसेंट्रिक कोप्लानर सर्कुलर लूप है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ये लूप P ले ली और Q, इन दोनों का सेंटर जो है सेम है, कॉमन सेंटर है इनका। ये P ले ली मैंने और Q, और यहाँ पे लिखा है लूप Q कैरी ए करंट ऑफ 9 एम्पियर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो लूप Q है इसमें 9 एम्पियर करंट जो फ्लो कर रहा है और डायरेक्शन किस तरह की है, एंटी क्लॉकवाइज। अब पूछा गया है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट टू बी जीरो एट द कॉमन सेंटर, और जो मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए कॉमन सेंटर मतलब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जीरो आनी चाहिए। तो इतने ऑब्वियसली है आपके पास कि जो P जो है क्वाइल, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी हमारे पास क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट आ जाता है, हमने इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना है। पहले क्लॉकवाइज तो आ गया, ये भी ऑप्शन हो सकती है, ये भी ऑप्शन हो सकती है। अब हम चेक करेंगे और साथ में एक ये भी है क्लॉकवाइज। तो इन तीनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आएगी। पहले तो हमने चेक कर लिया कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, मतलब यहाँ पे इस तरफ इस लूप Q में से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लॉकवाइज होगी P में से, ठीक है। और अब हम निकालेंगे करंट। तो हमारे पास गिवन है जो रेडियाई है इस लूप P और Q, इन दोनों की रेशियो कितनी है, 2:3। मतलब जो रेडियस है P लूप का वो मैंने RP ले लिया और जो Q का RQ, तो RP ओवर RQ इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। अभी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगी BP इज इक्वल टू BQ, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है सर्कुलर लूप के द्वारा वो हमारे पास होती है μ0 I/2R। तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा μ0 IP ओवर 2RP, जो P सर्कुलर लूप है उसके लिए। और जो BQ आगे मैग्नेटिक फील्ड आएगी इन केस ऑफ सर्कुलर लूप Q, वो हमारे पास आएगी μ0 IQ ओवर 2RQ। तो यहाँ पे हमारे पास μ0 के साथ μ0 कैंसिल और साथ में 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा IP ओवर RP इक्वल टू IQ ओवर RQ। तो अभी थोड़ा हम रीअरेंज करेंगे। हमारे पास जो IQ है कितना है, 9 एम्पियर है। IQ जो है वो हमारे पास 9 एम्पियर है। और अब हम निकालेंगे IP, तो IP इज इक्वल टू IQ मल्टीप्लाई RP ओवर RQ। ये यहाँ पे इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो IQ आ गया 9, RP हमारे पास 2 है, RQ कितना है 3 3 9 3 2 6, सो 6 एम्पियर। तो करंट जो है
फ्लो करेगा थ्रू लूप P, वो आ जाएगा हमारे पास 6 एम्पियर। सो हमारे पास 6 एम्पियर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 5, a long straight wire of circular cross section of radius A carry a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of the magnitude of magnetic field at a point distance A/2 above the surface of the wire to that of point distance A/2 below its surface is. हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले ली जिसका जो रेडियस है मैंने वो ले लिया A। ठीक है, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली है एट ए डिस्टेंस A/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर विच इज लाई एट आउटसाइड द दिस वायर, मतलब वो जो बाहर लाई कर रहा है पॉइंट, मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है वो, तो इस तरह से हमारे पास ये सर्कुलर लूप बन जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी B = μ0I/2πr बनती है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जो रेडियस होगा आउटसाइड जो पॉइंट लिया इस जो ये सर्कुलर वायर है इसके सेंटर से यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक ये A है और आगे ये A/2, तो ये बन जाएगा A + A/2 दिस इज इक्वल टू 3A/2। तो हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दिस इज इक्वल टू μ0I/2π मल्टीप्लाई, अभी जो रेडियस R क्या हो रहा है 3A/2, तो 3A/2 2 ऊपर चला जाएगा तो V आउट आ जाएगा 2 μ0I/6πA। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको निकालने के लिए पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। तो जो पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे ले लिया, अब ये रेडियस पूरा है इसका A, पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे हमने एक सर्कुलर लूप बन जाएगी हमारे पास ये इस तरह से। तो अभी हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे इसका जो रेडियस है A/2 आ गया। तो हमारे पास पहले हम करंट जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये जो इतना पोर्शन आया, ये बड़ा पोर्शन, इस पोर्शन में करंट निकालना है। पहले हमारे पास ये जो पूरी वायर है इसका एरिया πA² है। मान लो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I, तो 1 यूनिट एरिया के ऊपर कितना फ्लो करेगा I/πA²। अभी हमारे पास यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगा इसका, यहाँ पे ये होगा A/2, तो ये बन जाएगा πA² / 2 का स्क्वायर 4 दिस इज इक्वल टू I/πA² मल्टीप्लाई πA²/4। हमारे पास जो करंट जो फ्लो कर रहा है एरिया कितना πA², इसके लिए I आ रहा है, 1 यूनिट एरिया के लिए आ रहा है I/πA², और जो हमारे पास एरिया आएगा πA²/4, इसके लिए करंट आ जाएगा 1 यूनिट एरिया के लिए जो करंट होगा मल्टीप्लाई ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लो आपके पास यहाँ पे कटिंग हो जाएगी पाई के साथ पाई, A² के साथ A², जो करंट बना इस एरिया के थ्रू वो आ जाएगा I डैश दिस इज इक्वल टू I/4। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इनसाइड दिस इज इक्वल टू 2 μ0I/8πA हो जाएगा अभी। ठीक है, अब हम निकालेंगे रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। B आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड, B इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। आउटसाइड है हमारा, हमने निकाल लिया 2 μ0I/6πA, और इनसाइड निकाली है 2 μ0/8πA। 8πA ऊपर चला जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसल, यहाँ पे 2 3 = 6, 2 4 = 8, μ0 के साथ μ0, I के साथ I, A के साथ A, पाई के साथ पाई, दिस इज इक्वल टू 4/3। तो क्या जाएगा 4:3। सो इस तरह से हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो होगी वो करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड, इट्स परमेबिलिटी। फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज, सेकंड ऑप्शन है इंक्रीजेज, थर्ड ऑप्शन है रिमेन अनचेंज्ड, फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। क्वेश्चन में पूछा गया है अगर हमारे पास जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं तो उसकी परमेबिलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हम जानते हैं परमेबिलिटी इट इज इक्वल टू
रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब म्यू इज इक्वल टू बी ओवर एच। अगर हम एच जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको इंक्रीज करते हैं, अगर एच इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये इसके रेसिप्रोकल है परमेबिलिटी के, तो म्यू क्या होगा, दिस इज डिक्रीज। सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी, डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 7, एन आयरन कोर कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक वाल्व विद एन AC सोर्स एज शोन इन फिगर। व्हेन आयरन पीस इज टेकन आउट ऑफ द कॉइल द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल बी। हमारे पास यहाँ पे एक आयरन कोर कॉइल है, मतलब हमारे पास इस तरह से एक कॉइल है और इसके बीच में एक आयरन का पीस जो है उसको प्लेस किया गया है और साथ में इसके साथ सीरीज में एक बल्ब लगाया गया है। अगर हम इस कॉइल में से आयरन पीस को बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो ब्राइटनेस होगी बल्ब की वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है किसी भी कॉइल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परमेबिलिटी के, म्यू के बराबर। और हमारे पास जो XL होता है दिस इज इक्वल टू L ओमेगा के बराबर होता है। और जब हम आयरन पीस को बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास L जो है वो डिक्रीज होगा, मींस XL जो है L डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास XL जो है वो भी डिक्रीज होगा। अगर XL क्या है हमारे पास, दिस इज द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो होती है V इज इक्वल टू RI, तो हमारे पास यहाँ पे I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस हमारे पास अगर डिक्रीज हो रही है तो करंट इंक्रीज करेगा। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो हमारे पास ये बल्ब जो है ज़्यादा ग्लो करेगा, मतलब इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज होगी। सो हियर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नॉट ट्रू मतलब कौन सी, यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। सो फर्स्ट वन क्या है, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ये भी करेक्ट है क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेकंड वन है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द सेम टाइम। यस, ये भी करेक्ट है। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस, ये भी करेक्ट है। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर्स। ये हमारे पास रॉन्ग है, परपेंडिकुलर होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में आपस में। जब हमारे पास कोई वेव प्रोपोगेट करती है, मान लो वो इस एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो आ जाएगा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होगा जेड एक्सिस के। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और साथ में जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, ये सारों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी आपके पास ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होगी, दैट इज फोर्थ वन। सो हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9, अ रेक्टेंगुलर, अ स्क्वायर, अ सर्कुलर एंड एन elliptical loop all in the xy plane are moving out of a magnetic field with the constant velocity v is equal to vi. The magnetic field is directed along the negative z axis direction. The induced EMF during the passage of these loops out of the field region will not remain constant for. इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 लूप दी गई है। एक हमारे पास स्क्वायर लूप है, दूसरी हमारे पास होगी रेक्टेंगुलर, तीसरी हमारे पास सर्कुलर है और फोर्थ वन एलिप्टिकल। और इन चारों लूप को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में से बाहर निकालते हैं तो किसके केस में हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो देखो आपके पास यहाँ पे जब आप इस स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो इसका जो एरिया है वो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या है, एरिया जो है वो चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है मतलब उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो उस एरिया के साथ लिंक कर रहा है वो चेंज होगा। अगर वो चेंज हो रहा है तो इन दैट केस
जो EMF जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्कुलर और दूसरा ये एलिप्टिकल, यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो हमारे पास यहाँ पे इसमें ऑप्शन आ जाएगी द सर्कुलर एंड एलिप्टिकल लूप। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस एट ए सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन between the two interfering waves is 1/8 of the wavelength. The ratio of intensity at this point to that at the center of a bright fringe is close to. हमारे पास यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन दैट केस जो पाथ डिफरेंस हो रहा है एट ए सर्टेन पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर ऑन द स्क्रीन बिटवीन द टू इंटरफेरेंस वेव्स कितना रह रहा है हमारे पास, इट इज़ 1/8 ऑफ वेवलेंथ। तो हमारे पास यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है उसको हम डेल एक्स के साथ लिखेंगे, दैट इज λ/8। वी नो दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, तो डेल फाई इज इक्वल टू 2π/λ डेल एक्स, ये हमारे पास डेल फाई होगा, दिस इज फेज डिफरेंस, डेल एक्स पाथ डिफरेंस, λ इज द वेवलेंथ। तो डेल फाई इज इक्वल टू 2π/λ, डेल एक्स क्या है हमारे पास λ/8, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 4 द 8 लैम्बडा के साथ लैम्बडा कट, तो डेल फाई आ जाएगा π/4। अभी जो हमारे पास रेशियो निकाल लिया हमने इंटेंसिटी की, जो इंटेंसिटी होगी मान लो आपके पास I और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी I0, इन दोनों की हमने I/I0 निकालना है। तो हमारे पास रिलेशन होता है I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर डेल फाई बाई 2। अभी डेल फाई हमारे पास कितना है π/4, तो यहाँ पे वैल्यू भर देंगे π/4, तो 4 नीचे आएगा, 4 to the 8 बन जाएगा π/8, और दिस इज इक्वल टू I0 इससे चले जाएगा तो I/I0 बन जाएगा, और cos स्क्वायर π/8 इसकी वैल्यू होती है 0.85। सो हमारे पास आ जाएगी जो इंटेंसिटी की रेशियो होगी दैट इज I/I0 इज इक्वल टू 0.85। सो इन दिस क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, 0.85। Question number 11, the work function for a metal surface is 4.14 electron volt. The threshold wavelength for this metal surface is, कोई metal surface है उसके लिए जो वर्क फंक्शन है दैट इज 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी इस मेटल सरफेस के लिए, उसको हमने निकालना है। सॉल्यूशन हो जाएगा, वर्क फंक्शन हमारे पास गिवन है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दिस इज इक्वल टू, हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, तो हमारे पास वर्क फंक्शन ये बन जाएगा। और जो वर्क फंक्शन होता है दिस इज इक्वल टू h न्यू नॉट, h होगा प्लैंक कांस्टेंट, न्यू नॉट होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट क्या होती है C/λ0। λ0 क्या होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब न्यू नॉट इज इक्वल टू C/λ0 यहाँ पे भर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा W इज इक्वल टू HC/λ0। अब हमने λ0 निकालना है तो इसको रीअरेंज करेंगे, W साइड आ जाएगा, λ0 इस तरफ चला जाएगा, λ0 इक्वल टू SC/W। H है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34, और C की वैल्यू हमारे पास 3 × 10⁸ ओवर W की वैल्यू हम यहाँ से भर देंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। सो इन दिस क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 3000 एंगस्ट्रॉम। Question number 12, the radius of the innermost electron orbit of a hydrogen atom is 5.3 × 10⁻11 meter. The radius of the n is equal to 3 orbit is, हमारे पास गिवन है कि जो इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, इन दैट केस n क्या होता है 1, और जो जनरल रिलेशन होता है रेडियस फाइंड आउट करने के लिए किसका, जो आपके पास ऑर्बिट होंगे हाइड्रोजन एटम के, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Rn इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई n स्क्वायर। तो हमारे पास इनर मोस्ट दिया है n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये सेम वैल्यू है। कैसे देखो यहाँ पे 0.53 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 इंटू n स्क्वायर। सो n क्या है हमारे पास यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा
अब पॉइंट यहाँ पे लेके आ जाएं तो यहाँ पे पावर बन जाएगी, एक बढ़ जाएगी -11 मीटर। तो ये सेम है ना। अब हमने निकालना है व्हेन n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे n की जगह 3 भर दो तो ये बन जाएगा 0.53 मल्टीप्लाई ऑंगस्ट्रॉम का भी हम भर लेते हैं 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई n 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 3 9 बन जाएगा और 9 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.53 इंटू 10⁻⁻10 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 मल्टीप्लाई 0.53 तो हमारे पास बन जाएगा 4.77 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट करेक्ट। ये हमारे पास से 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में करेक्ट नहीं है। फर्स्ट वन देखते हैं, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन अ फ्यू सेंटीमीटर। सो ये जो ऑप्शन है हमारे पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट है द न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन द कूलम फोर्स। तो हमारे पास यही हमारे पास नॉट करेक्ट है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है कूलम फोर्स के बजाय। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज V1 इज 40 वोल्ट देन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V2 इज। हमारे पास एक वोल्ट मीटर गिवन है V1 जिसकी रीडिंग 40 वोल्ट है और जो वोल्ट मीटर V2 है उसकी हमने रीडिंग निकालनी है। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम गिवन है, ये वोल्ट मीटर V1 V2 लगा है, हमारे पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर। तो किस तरह सब का बन गया, हमारे पास LCR सीरीज सर्किट बन गया। और ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t होती है। तो यहाँ पे V0 कितना है, दैट इज 50√2। अब हम सबसे पहले VRMS निकालेंगे, वो किसका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू V0 ओवर √2 के बराबर होता है। V0 हमारे पास है 50√2 ओवर √2, तो √2 के साथ √2 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 50 वोल्ट। VRMS कितनी आ गई, 50 वोल्ट। अब हम जानते हैं जो हमारे पास VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, VR स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर। मतलब VR ये आ जाएगा V2 और V1 ये, ठीक है। VRMS हमारे पास कितना है 50, सो 50 का स्क्वायर इक्वल टू VR हमने निकालना है, मतलब V2 निकालना है हमने, प्लस V1 कितना है हमारे पास ये दिया हुआ है, दिस इज 40, तो 40 का स्क्वायर ये बन जाएगा 2500 इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस 1600। 1600 को इस साइड ले आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2500 माइनस 1600 900 बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू VR स्क्वायर और स्क्वायर इस साइड आ जाएगा स्क्वायर रूट 900 बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 30 वोल्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इज शोन इन द फिगर। हमारे पास जो डिस्टेंस x इस तरफ आ रहा है अलॉन्ग एक्सिस और जो पोटेंशियल आ रहा है V y एक्सिस, और ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। तो हमने निकालना है यहाँ पे, ये 4 ऑप्शन दी गई है, इन चारों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। द ग्राफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एज अ फंक्शन ऑफ x। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x के लिए ग्राफ बनेगा वो कौन सा हमारे पास करेक्ट होगा। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dB ओवर dx और दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ। सो यहाँ पे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, सो E जो है वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे E नेगेटिव और यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे कांस्टेंट है, E इज कांस्टेंट। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास V जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास जो E जो है वो इंक्रीज होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टू स्टेटमेंट आर गिवन, वन लेवल्ड assertion A and the other leveled reason R. Select the correct answer to these questions
फ्रॉम द कोड्स ए बी सी एंड डी एज गिवन बिलो। हमारे पास दो स्टेटमेंट होगी, एक असर्शन मतलब ए और रीजन आर। इन दोनों में हमने चेक करना है कि वेदर दीज टू आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। फर्स्ट ऑप्शन ये दी हुई है। सेकंड ऑप्शन में क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब ए और आर दोनों ट्रू है, बट आर जो है वो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और थर्ड ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन है ए इज फॉल्स एंड आर इज आल्सो फॉल्स। सो असर्शन क्या है हमारे पास, फर्स्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजिंग ऑन डोपिंग। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है जब हम डोपिंग करते हैं किसी सेमीकंडक्टर में तो उसकी वो इंक्रीज होती है, तो असर्शन ट्रू है। रीजन, डोपिंग ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर। रीजन जो है हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि ऑलवेज जो है जब हम डोपिंग करते हैं तो इन दैट केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही इंक्रीज नहीं होते हैं, होल्स भी वहाँ पे इंक्रीज होते हैं। सो हमारे यहाँ पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी हमारे पास ये असर्शन और रीजनिंग वाला है। असर्शन में क्या दिया हुआ है, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न्स ऑब्जर्व इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट if the separation d between coherent sources as well as the distance d of the screen from the coherent sources both are reduced to 1/3, then the new phase width remains the same। मतलब आपके पास ये हमारे पास स्लिट्स आ गई दो और ये हमारे पास स्क्रीन आ गई, और इन दोनों स्लिट्स के बीच की जो विड्थ है d और स्क्रीन और जो हमारे पास ये सोर्सेज है दोनों कोहेरेंट सोर्सेज, इनके बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी होती है, और फ्रिंज विड्थ जो होती है हमारे पास बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर डी। अगर हम यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि जो ये कैपिटल डी है और स्मॉल डी, इन दोनों को हम 1/3 जो है इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास जो न्यू फ्रिंज विड्थ बनेगी वो रिमेन सेम रहेगी। तो यहाँ पे सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पे 1/3 पर हो गए, यहाँ पे 1/3 3 के साथ 3 कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर डी। तो असर्शन जो है हमारे पास इट इज ट्रू। और रीजन क्या दिया हुआ है, फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू डी ओवर डी, तो हमारे पास रॉन्ग है क्योंकि फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी अपॉन डी होता है, मतलब कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी होती है जो हमारे पास सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, और जो विड्थ होती है दो सोर्सेज के बीच की वो स्मॉल डी, तो रिलेशन होता है कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। तो ये हमारे पास रीजन गलत है, तो हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। असर्शन है द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैव स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास असर्शन ट्रू है। और रीजन क्या है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम इनसाइड द मेटल सरफेस इज लॉस्ट इन कोलिजन विद द अदर एटम इन द मेटल। तो हमारे पास ये भी रीजन भी करेक्ट है। अब हम चेक करेंगे कि जो रीजन है इट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो हमारे पास ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी, बिकॉज जब दो एटम के बीच में कोलिजन होगा तो उनके जो एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो आपके पास स्प्रेड होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।